गया है रोज, हम थक गया है। शायद गॉड यही चाहता था जॉर्ज, वो भी यही चाहता था कि ये सिगरेट हमारे साथ ही खत्म हो जाए। देखो जेहान हमें बुला रहा है। गॉड का दिया हुआ ये लाइफ तो हम फेल कर दिया, लेकिन अगला लाइफ हम तीनों मिलके एक साथ शुरू करेगा। My darling Rose, please forgive me. Jahan, I'm very sorry, my son. I'm so sorry. Please forgive me, Jahan. Please forgive me. मुंबई के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अचानक ही खुदकुशी कर ली। खुदकुशी, आत्महत्या कहना आसान है, वो जरा एक मिनट रुक कर सोचिए किसी की जिंदगी पर क्या बीत रही होगी कि वो ऐसा घिनौना कदम उठा ले। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। मुंबई को उम्मीदों और सपनों का शहर कहा जाता है। जिस तरफ भी नजर उठा के देखें एक भीड़ दिखाई देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिसर्च में शहर में सुसाइड्स के नंबर्स के हिसाब से मुंबई हमारे देश में तीसरे नंबर पर है। क्या इस बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदगी सचमुच इतनी नाउम्मीद हो गई थी कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया, या कोई उन्हें तंग कर रहा था, उन्हें दबा रहा था कि वो ऐसा कदम उठा ले? सच जानने के लिए आइए देखें मुंबई मेट्रो में घटी ये सच्ची घटना। आप यहीं रहते हैं क्या? जी सर। सर मेरा नाम मिस्टर सिंह है और ऊपर वाले फ्लोर पे मैं ही रहता हूँ। सर ईरानी जी हमेशा वॉक के लिए पार्क में जाते थे। सर ये सालों की आदत थी उनकी, मगर पिछले 5 दिन से वो पार्क में नजर ही नहीं आ रहे थे। सर जब भी वो बाहर कहीं जाते थे तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करते थे। यहाँ तक कि कई बार वो मुझे घर की चाबियाँ दे के जाते थे ताकि मैं घर की साफ सफाई करा दूँ। लेकिन सर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मिस्टर सिंह, क्या कोई ऐसा आदमी था जिसका इस घर में काफी आना जाना था, या फिर इन दोनों की मौत से पहले आपने किसी को घर के अंदर जाते या बाहर आते हुए देखा हो? नहीं सर, जहाँ तक मुझे अंदाजा है ऐसा कोई भी ना आता था ना जाता था। टेबल पर इतनी धूल है और ये ट्रॉफी इतनी साफ। सर ये इनकी फेवरेट ट्रॉफी थी, उस पर कभी भी उन्होंने धूल गर्दा जमा नहीं होनी थी। लेकिन ये ट्रॉफी है किसकी? सर ये उनके बेटे जेहान की ट्रॉफी है। 1 साल पहले बहुत ही कम उम्र में उसकी डेथ हो गई सर, और इस सदमे से अंकल और आंटी दोनों शौक में आ गए थे। बहुत प्यार करते थे सर अपने बेटे को, और था भी सर वो बहुत प्यारा। जब भी वो घर में रहता था तो हमेशा हंसने की आवाज़ें आती थी। सोसाइटी में पूरा परिवार उनको हैप्पी फैमिली कहता था सर। 3 साल पहले दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। वो तो वहाँ पे चला गया था पढ़ने के लिए। सर आता था कभी कभी छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के पास। लेकिन सर 1 साल पहले जब घर वापस आया था तो अचानक हम लोगों को पता चला कि उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट? मिस्टर सिंह, ये जिहान की मौत के बाद इस घर में कोई बीमार था क्या? सर जैसे मैंने आपको बताया, अंकल हमेशा पार्क में जाते थे वॉक करने के लिए, मगर अपने बेटे जेहान के डेथ के बाद थोड़ा सा बिहेवियर में उनके अजीब सा चिड़चिड़ापन आ गए थे, वियर्ड हो गए थे वो। सोसाइटी में भी वो किसी से बात नहीं करते थे और हमेशा हम लोगों को देख के आंख चुरा लेते थे। एंटी डिप्रेशन पिल्स, इसका मतलब है कि डॉक्टर जो कोई भी है कोई साइकाइट्रिस्ट है। पांडे,
एक काम करो कि पिल्स को लेके जाओ, लैब में इसको चेक कराओ और पता करो डॉक्टर कौन है। सर। और आप मिस्टर सिंह, जी सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत कोऑपरेट किया। May I come in, sir? अरे राधिका, आओ ना। कैसी हो तुम? एकदम ठीक। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा। बैठो। So, राधिका मैडम, क्या बात है, आज दिल्ली के जर्नलिस्ट हमारे केबिन में। कहीं मेरा इंटरव्यू लेने का मूड तो नहीं है तुम्हारा? तुम्हें कॉलेज के दिनों से जानती हूँ मैं। तुम्हारे बारे में लिखने के लिए मुझे इंटरव्यू की तो जरूरत नहीं है। बात तो सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि छुट्टी पर हो या किसी काम से? तुम तो दिल्ली आते नहीं हो, तो मुझे ही तुमसे मिलने के लिए मुंबई तक आना पड़ता है। वो प्रिस्क्रिप्शन का पता चल गया है। कोई साइकेट्रिस्ट है कोलाबा में, डॉक्टर नायक, उसी के क्लिनिक का एड्रेस है। अभी तुम एक काम करो, ईरानीज के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और हाँ, उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए मुझे। सर। ये वही ईरानीज है क्या, जिनके बारे में न्यूज़पेपर में छपा था? हाँ। वो तो सुसाइड केस है ना? राधिका, अगर एविडेंस को देखा जाए तो सुसाइड केस है, लेकिन मैं सही बोलूं तो मेरी गट फीलिंग कहती है कि सुसाइड के पीछे जरूर कोई और बात है। खैर छोड़ो, तुम अपने जर्नलिस्ट के नकाब से बाहर हो, तुम छुट्टी पर हो, तो वैसे भी जो केस है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। वैसे मैं भी तुमसे कॉन्फिडेंशियल बात डिस्कस करने ही आई हूँ। हाँ बताओ ना। आई डोंट नो, जब से मैं मुंबई आई हूँ मम्मी पापा कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। आई फील समथिंग इज फिशी। समझा नहीं। तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा ने मोहित के फ्यूचर के लिए कितने सपने देखे थे। शायद वो अभी तक यूएस सेटल भी हो गया होता अगर उसकी फ्लाइट के दिन कार एक्सीडेंट में मौत ना हुई होती तो। मेरा भाई था वो, बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए उसकी डेथ एक्सेप्ट करना, लेकिन शायद मम्मी पापा के लिए और भी मुश्किल है। इतने डिप्रेस्ड हो गए यार वो। मैंने इतनी कोशिश की उन्हें दिल्ली बुलाने की, लेकिन वो लोग इस गम से निकलना ही नहीं चाहते। मैं स्पेशली उन्हीं के लिए मुंबई आई हूँ। लेकिन पहली रात जब मैं एयरपोर्ट से घर पहुंची, यमी माँ, पता है कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, आपकी जैसी दाल नहीं बना पाती मैं। पता है मोहित भी ना हम उसकी खाली कुर्सी काटने को दौड़ती है। अरे पापा, आपको पता है कि लैंडलाइन हमें भी चल रहा है। मैं देख कर आती हूँ। याद है पापा, मोहित हमेशा कहता था कि पढ़ाई छोड़कर क्रिकेटर ही बनूंगा। और ये बैट आपने उसके 18th बर्थडे पर दिया था ना। पर कितना इम्पेशेंट था वो, हर चीज में जल्दीबाजी। यूएस जाने के लिए भी इतनी जल्दी थी उसे। शायद इतनी सी जिंदगी मिली थी ना उसे, इसलिए हर सपने जल्दी जल्दी पूरे करना चाहता था। पापा, इतनी बड़ी रकम? अरे बेटा, एक्चुअली वो तुम्हारे महेश अंकल है ना, उन्हें एक्चुअली बिजनेस में ना काफी बड़ा लॉस हो गया है, तो इसीलिए उन्हें थोड़े पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए। वैसे बेटा काफी रात हो गई है, तुम भी थकी होगी, तो अब आके आराम कर लो बेटा।
ये पापा। गुड मॉर्निंग पापा। आज सूरज किस दिशा से निकला है? वेडनेसडे और आप ऑफिस नहीं गए? नहीं एक्चुअली बेटा ऐसी बात नहीं है, वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने आज लीव ले ली थी। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, अच्छा लगेगा आपको। पता नहीं शेखर, मैं जो सोच रही हूँ वो सिर्फ मेरा वहम है या फिर सच में मम्मी पापा के इस वियर्ड बिहेवियर के पीछे कोई रीजन है। वो फोन कॉल्स, इतनी बड़ी रकम, पापा का झूठ बोलना और उनके चेहरे पे वो डर, आई थिंक कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ राधिका, तुम प्लीज मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स आई विल। अच्छा राधिका, एक काम करो कि अपने मॉम डैड के मोबाइल के और तुम्हारा जो घर का लैंडलाइन है उसके कॉल रिकॉर्ड्स लगे दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। सर, बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 6-7 महीने से मिस्टर ईरानी के मोबाइल पे ना कोई कॉल आया है, ना ही उन्होंने किसी को कॉल किया है। बट सर, सिर्फ एक नंबर है जिस पे उन्होंने रेगुलरली कॉल किया है। ऊपर से सर सिर्फ मिस कॉल है। ये नंबर किसका है पता चला कुछ? हाँ सर, किसी शाहिद नाम के आदमी का है। उसके सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सर। एक बात और है जो काफ़ी अजीब है। पिछले कुछ वक्त से मिस्टर ईरानी अपने कंपनी के अकाउंट से बड़ी बड़ी रकम अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट सर उन्होंने वो पैसा कहीं पे खर्च नहीं किया है। इनफैक्ट पूरी की पूरी रकम उन्होंने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। पांडे सर, अगर ये कोई बिजनेस डील है तो जाहिर सी बात है कि कोई अपने पर्सनल अकाउंट से तो किसी को पेमेंट नहीं करेगा, तो फिर ये इतने पैसे दे किसको रहे थे? तुम एक काम करो, पता लगाओ ये बैंक अकाउंट है किसका। और हाँ, दूसरी बात, ये शाहिद के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। यस सर, मैंने ईरानी के साइकियाट्रिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नायक से मिलना है। आपका अपॉइंटमेंट है? मेरी बात हो चुकी है उनसे। ओह, यहाँ उन्होंने बताया था आपके बारे में, मैं अभी उन्हें बता देती हूँ। हेलो डॉक्टर, इंस्पेक्टर कांबले आए हैं। हाँ, भेज दो उनको। प्लीज गो। थैंक यू। इतनी बड़ी उम्र में अपने इकलौते और जवान बेटे को खोना, इट्स अ बिग शॉक। मिस्टर एंड मिसेस ईरानी के लिए इट्स डिफिकल्ट कि वो जिहान की मौत को एक्सेप्ट करें। जिहान की मौत के करीब 2 महीने के बाद मेरे पास आए थे। मिस्टर ईरानी तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते थे, वो भगवान को चैलेंज करते थे। जिहान की मौत के बाद वो खुद को गिल्टी महसूस करने लगे थे। उनको लगता था कि भगवान ने उनके अविश्वास की सजा उनको दी है, इसीलिए वो काफी चैरिटी भी करने लगे थे। डॉक्टर नायक, ये जिहान की मौत हार्ट अटैक से हुई थी ना? ऐसा कहा गया था, उन्होंने सबसे ऐसा ही कहा था, लेकिन वो अपने डॉक्टर से सच नहीं छुपा सकते थे। सच्चाई यह है इंस्पेक्टर कि जिहान की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई है। ड्रग के ओवरडोज से? He was a drug addict। ईरानी चाहते तो जिहान को बचा सकते थे, लेकिन जब तक उन्हें उसकी बीमारी और कमजोरी का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर और मिसेस ईरानी के लिए जिहान सब कुछ था। जिहान की रिपुटेशन उसकी सोसाइटी में, उसके रिलेटिव्स में बहुत अच्छी थी, और उसके मरने के बाद ईरानी ये नहीं चाहते थे कि उसकी इमेज खराब हो, इसलिए हार्ट अटैक का उन्होंने झूठ बोला। वही झूठ उनको अंदर अंदर खाने लगा था। एज ए डॉक्टर मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं उनको इस डिप्रेशन से बाहर निकालूं, और आपको तो पता है इंस्पेक्टर, इंसान के दिमाग पर काबू करना कितना मुश्किल होता है। डॉक्टर, आपकी काउंसलिंग के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि वो लोग अंदर से डरे हुए हैं या फिर उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? ऐसा तो उन्होंने कभी मुझसे तो जिक्र नहीं किया था। ऑलराइट, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे ईरानीज की जो ट्रीटमेंट की डिटेल्स हैं और रिपोर्ट्स हैं वो चाहिए। दे तो सकता हूँ, पर ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, ये रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगी,
ओके। हाँ शीला, इंस्पेक्टर कांबले को ईरानी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। ओके या थैंक यू। सर हाँ पांडे, सर वो सिम कार्ड का पता चल गया है। उसकी आईडी और फोटोग्राफ्स दोनों अलग अलग आदमी के थे। सर कोई जरूर फेक प्रूफ देकर ये नंबर यूज कर रहा है। और सर ये नंबर पिछले 10 दिनों से बंद है। जैसे ही ये नंबर ऑन होगा हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे सर। एक सिम, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो बैंक अकाउंट का डिटेल निकाला क्या? यस सर, वो अकाउंट HMDB बैंक के किसी विक्रम कपूर का है, लेकिन ब्रांच मुंबई नहीं दिल्ली की है सर। पांडे काम करो कि दिल्ली डिपार्टमेंट से बात करो और हाँ, उस बंदे की डिटेल चाहिए मुझे जल्द से जल्द। सर हाँ राधिका। हाय शेखर, क्या तुम अभी प्लीज मुझसे मिल सकते हो? ठीक है, आता हूँ। ओके बाय। इंस्पेक्टर कांबले को शक था ईरानी की सुसाइड एक आम सुसाइड का केस नहीं है और उसका हर बढ़ता कदम, मिला हुआ हर सुराग उनके शक को यकीन की ओर लेकर जा रहा। इसी बीच कांबले की मुलाकात राधिका से हुई। राधिका कांबले की कॉलेज की दोस्त थी। राधिका को लग रहा था कि कोई उसके माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहा है। जहां एक तरफ जेहान की मौत उसके माँ बाप की मौत का कारण बन सकती थी, वहां दूसरी तरफ उनका बार बार किसी अननोन नंबर पर मिस्ड कॉल देना और किसी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करते रहना इस केस को उलझा रहा था। शेखर, बात अब हाथ से निकल रही है। मैंने पापा को लॉयर से बात करते हुए सुना। वो अपनी जमीन को बेचने की बात कर रहे थे। आई डोंट नो ऐसी क्या बात आ गई पैसों की कि वो जमीन को बेचना चाहते हैं। राधिका, वो फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए तुमने? हाँ, दिखाओ। एक सेकंड। ये रहे फोन रिकॉर्ड जो कि सिर्फ बिजनेस रिलेटेड है, बट एक नंबर है जिससे बार बार कॉल किया गया है और वो कॉल कभी कनेक्ट नहीं हुआ। कौन सा? ये नंबर। ये तो वही नंबर है जिस पर मिस्टर ईरानी ने मिस्ड कॉल दी थी। हाउ इज इट पॉसिबल? राधिका, तुम एक काम करो, तुम्हें अपने मॉम डैड पे नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिल सकता हूँ? या श्योर। एक काम करो, कल तुम डिनर पे आ जाओ, मैं तभी उनसे तुम्हें मिलवा देती हूँ। अच्छा। सर, इंस्पेक्टर शर्मा, दिल्ली के राजौरी गार्डन से। दो। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर शर्मा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर कांबले। जो अकाउंट नंबर आपके डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है वो मिस्टर विक्रम कपूर का ही है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। मिस्टर शर्मा, हमें शक है कि उनके अकाउंट में जितना भी पैसा ट्रांसफर होता है वो सब ब्लैकमेलिंग का है। ये बात बहुत अजीब सी लगती है। मिस्टर कपूर बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे हैं। उनके नाम से करोड़ों की प्रॉपर्टी। वो चंद लाख रुपए के लिए किसी को क्यों ब्लैकमेल करेंगे? हाँ, 6 महीने पहले उनका पर्स चोरी हो गया था और उसकी FIR हमारे यहाँ दर्ज हो गई है। हाँ, मुझे लगता है कि वो किसी फ्रॉड इंसान का काम है। ठीक है मिस्टर शर्मा, थैंक यू सो मच। पांडे सर, मुझे लगता है कि सिम की तरह अकाउंट भी जाली है। एक काम करो, इस अकाउंट को फटाफट से सील कराओ और पता लगाओ ये सिम की लोकेशन क्या है। सर। माँ पापा, यह है शेखर। आपको याद होगा ना, 9th स्टैंडर्ड में मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। वो इन्हीं की मेहरबानी थी। राधिका, तुम अंकल आंटी के सामने मुझे एम्बैरेस कर रही हो। अरे वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो मैंने कब कहा तुमने मेरे पाँव पे हथौड़ा मारा था? आओ ना बेटा, आप। तो बेटा क्या करते हो तुम? अंकल मैं पुलिस डिपार्टमेंट में। इंस्पेक्टर शेखर कांबले सर। सॉरी सॉरी, ऐसे हाथ से गिर गया, मैं उठाती हूँ। अरे ये कैसे हो माँ? पता नहीं कैसे अचानक हाथ से छूट गए। सॉरी बेटा, वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ। जी अंकल, गुड नाइट।
मैं भी आती हूँ। आंटी, अंकल मुझे थोड़ा परेशान लग रहे हैं। राधिका भी बता रही थी कि अंकल आजकल थोड़े टेंस रहते हैं। आंटी अगर कोई भी बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसीलिए। बाकी सब ठीक है। आई होप सब ठीक ही हो। क्यों बेटा? नहीं आंटी, मैं करता हूँ। आंटी ये प्लेट कहाँ पे? वहाँ पर है। ओके। पिल्स तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे मिस्टर ईरानी के यहाँ से मिली थी। पांडे, आधे घंटे में मुझे पुलिस स्टेशन में मिले। दोनों कपल्स के बेटों की मौत हो चुकी है। दोनों विक्टिम्स ने एक ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। दोनों विक्टिम्स के यहां से मिली सेम प्रिस्क्रिप्शन दोनों विक्टिम्स एक ही साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे थे, डॉक्टर नायक। डॉक्टर नायक? हाँ पांडे, डॉक्टर नायक। राधिका ने मुझे बताया था कि उसके पेरेंट्स भी इस डॉक्टर नायक से कंसल्ट करते हैं। दोनों केसेस में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अगर मेरा शक सही निकला ना, तुम राधिका के पेरेंट्स के थ्रू इस मुजरिम तक आराम से पहुंच सकते हो। पांडे, तुम एक काम करो, राधिका के मॉम डैड का जो बैंक अकाउंट है ना, उसे मॉनिटर करो। ईरानीज और राधिका के पेरेंट्स के बीच में दो कॉमन बातें थी। पहली, इन दोनों को ही ब्लैकमेल किया जा रहा था, और दूसरी, ये दोनों अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर नायक के पास गए थे। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था? इनकी रिपोर्ट आते ही मुझे इन्फॉर्म करो शीला। है और हाँ, मिस्टर कपूर आएंगे। आई एम सो सॉरी डॉक्टर नायक, बिना इन्फॉर्म किया ना पड़ा। जरूरी बात करनी है कुछ आपसे। ओके, हैव अ सीट। थैंक यू। शीला, मेरे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। यस डॉक्टर। डॉक्टर नायक, आपसे एक बात पूछनी। मिस्टर एंड मिसेस महादेवन आप ही के पेशेंट्स हैं ना? वो मेरे ही पेशेंट्स। आप जानते हैं कि ईरानीज की तरह उनको भी कोई ब्लैकमेल कर रहा था? ब्लैकमेल? जी हाँ। सॉरी, इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बड़ी अजीब बात है। दोनों कपल्स के केसेस में सिमिलैरिटीज बहुत है, और दोनों ही केसेस का कॉमन लिंक है आप। इंस्पेक्टर, टू बी ऑनेस्ट, मैं दिन में 10 पेशेंट्स देखता हूँ, और आई नो एक साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट से पर्सनली इन्वॉल्व जरूर होता है, पर उसकी एक लिमिट होती है। मिस्टर मिसेस महादेवन का केस ईरानी से इसलिए मिलता है क्योंकि वो भी अपने बेटे की मौत के बाद डिप्रेशन के शिकार हो गए, और इससे ज्यादा मैं किसी की ज्यादा जिंदगी के बारे में नहीं जानता हूँ। हाँ पांडे। सर, सिम कार्ड का लोकेशन ट्रैक हो गया है। करंट लोकेशन मलाड एरिया है सर। मैं आता हूँ। यस सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मैं फिर से आपको याद करूंगा। एनी टाइम। उठाओ से। पांडे, फोन उठो। यो नंबर का फोन नहीं। दूसरा फोन आसपास ही होगा, ढूंढो। ए, कोई दूसरा फोन है तेरे पास?
अभी सच सच बता कि ईरानी इसको ब्लैकमेल क्यों करता था। बोल। प्लीज सर, सर मुझे कुछ नहीं पता सर, नहीं जानता मैं इन लोगों को। तो कुछ नहीं जानता? तो पिछले 8 महीनों से ईरानी हमेशा तेरे फोन पे कॉल क्यों करता, और यहाँ तक कि मरने से पहले लास्ट कॉल तेरे फोन पे था। सच सच बताएगा या दूं अभी तेरे को? प्लीज सर, सर प्लीज सर, बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ। मेरे डैड स्कूल के टीचर हैं, वो मुझे ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं देते थे। दोस्तों की वजह से मुझे ड्रग्स की आदत लग गई थी। सर पे बहुत उधारी थी, मुझे उधारी पे कोई भी माल नहीं दे रहा था। अचानक रात को किसी अननोन नंबर से किसी औरत का कॉल आया। तुझे अगर पैसा कमाना है तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करते जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। जैसे ही तुझे उस मोबाइल पर कोई मिस कॉल मिलेगी, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी रकम निकालनी होगी। ये जो पैसे तेरे पास हैं, तुझे मेरे बताए हुए पते तक पहुंचाना होगा। बदले में जितनी रकम होगी उसका 10% तेरा। ओके सर, मैं सिर्फ उतना ही करता था सर जितना कहा जाता था, पर मैं ये सब नहीं करना चाहता था सर, लेकिन मेरी लत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि सबसे किसी की जान भी जा सकती है। एक बात बता, इस औरत को देखा है तूने? नहीं सर, वो हमेशा फोन पे बात करती थी। और उसका नंबर वो तो होगा ना तेरे पास? नहीं सर, वो हमेशा अलग अलग बूथ से फोन करती थी सर। इतनी आसानी से बच नहीं सकती, कहीं तो होगी, कोई तो सुराग छोड़ा होगा उसने। सर मुझे कुछ याद आया सर, पर वो एक बार आई थी सर मुझसे मिलने। पैसे कहाँ हैं? बहुत अंधेरा था सर, वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, उसको लगा मैंने जानबूझकर पैसे नहीं पहुंचाए, और वो मुझे धमकी देकर चली गई कि दोबारा ऐसा किया ना तो ड्रग्स के मामले में फंसा दूंगी मैं, और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को भी, समझे? कुछ तो देखा होगा तूने, उसका चेहरा तो याद होगा तुझे। नहीं सर, मैं बहुत नशे में था सर, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सब कुछ हो गया तुझे इतनी सी बात याद है? इधर आ। किसी डॉक्टर नायक को जानता है क्या? डॉक्टर नायक? ये तो मेरे साइकेट्रिस्ट का नाम था, पर ये तो दिल्ली में रहते हैं, आप इन्हें कैसे जानते? तो टच में उसके अभी? बहुत टाइम हो गया, करीब करीब 1 साल पहले मेरे मॉम डैड को पता चल गया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता हूँ, तो मुझे इनके पास काउंसलिंग के लिए लेके गए थे। मेरे दोस्तों से दूर मुंबई जाने का सजेशन भी उन्होंने उन्हें दिया था। तो जब से मुंबई आया हूँ मेरी उनसे बात नहीं होती। इसे पहचानता है क्या? पांडे, तेरा शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका है। हमें इस केस को कोर्ट में प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए होगा। हमें साबित करना होगा कि किस तरह से राधिका के माँ बाप और ईरानी को फंसाया गया है। इस केस का आखिरी पड़ाव पूरा करने का वक्त आ गया। पांडे, इंस्पेक्टर कांबले डॉक्टर नायक का खेल पूरी तरह से समझ चुके थे, पर कानून का काम सिर्फ मुजरिम तक पहुंचना नहीं होता। कानून का काम मुजरिम को सजा तक पहुंचाना होता है। कोर्ट में डॉक्टर नायक को सजा दिलवाने के लिए सबूत और गवाह की जरूरत थी, और जिस शातिर तरीके से डॉक्टर नायक ने अपने जुर्म को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ सबूत ढूंढना किसी भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने के बराबर था। जब राधिका ने मुझे बताया तो मैं समझ गया कि ये केस बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिस्टर और मिसेस ईरानी का केस था। इसलिए मैंने राधिका को आपकी एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए कहा था। ट्रस्ट में, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, बस।
वो फ़ोन नंबर जिस पर आप हमेशा मिस कॉल देते हैं और वो बैंक अकाउंट जिसमें हमेशा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उन सबके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इस केस को सॉल्व करने के लिए मेरी मदद करें। प्लीज़ अब बताइए कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से थी? प्लीज पापा, माँ शेखर हमारी मदद करना चाहता है, आप उसे सब कुछ सच बता दीजिए, डरिए मत, नहीं तो ना जाने कितने और लोगों की जाने जाएंगी। मोहित हम सबका लाडला था, बहुत जिद्दी था वो। अचानक एक दिन उसने यूएस जाकर एमबीए करने की रट लगा। हर बाप की तरह मैं भी अपने बेटे के सारे अरमान पूरे करने चाहता था, लेकिन शायद मैं उसके प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गया था, और इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के अकाउंट्स में हेरा फेरी कर कर उसके लिए यूएस जाने का सारा इंतजाम कर दिया। सब कुछ ठीक था, हम सब बहुत खुश थे उसके लिए, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा मर गया शेखर, वो मर गया मेरी वजह से। इंस्पेक्टर साहब, हमने वो पैसा तो वापस करना भी चाहा था, लेकिन अपनी चोरी को सबके सामने लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और फिर एक दिन इनके मोबाइल पर किसी ने मैसेज दिया और उसने कहा कि वो हमारी चोरी के बारे में सब कुछ जानता है, और अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो सारी दुनिया के सामने हमें चोर साबित कर देगा। अच्छा अंकल, वो आदमी कौन था जिसे आपकी चोरी के बारे में पता था? नहीं, उस तीसरे इंसान के अलावा और कोई नहीं जानता। अंकल याद कीजिए, कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसको आपने इसके बारे में बताया हो। हाँ, हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नायक, वो जानते हैं इसके बारे में। दैट्स ऑल अंकल, मुझे बस यही सुनना था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि रोहन को पुलिस पकड़ के ले गई? हेलो हेलो मैम, मैं IPSI बैंक से बोल रही हूँ। क्या आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहेंगी? माय गॉड, डर के मारे तो मेरी जान ही निकल रही थी। संजीव, हम कब तक ऐसे डर डर के जीते रहेंगे? मैंने कहा था उस रोहन को रास्ते से हटा देते। अब अगर उसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो? कितना भी बड़ा मुंह खोलेगा ना, हमारी एक उंगली नहीं पकड़ सकता वो इंस्पेक्टर। और उस बच्चे को पता ही क्या है जो वो उनको बताएगा? उसने आज तक हम लोगों को देखा तक नहीं है। संजीव भूलो मत, मैं एक बार जा चुकी हूँ उसके पास पैसे लेने, और अगर उसको मेरा चेहरा याद हुआ तो? डोंट ब्लेम मी शीला, मैंने तुमको कितनी बार मना किया। अब फंसोगी ना तो तुम ही फंसोगी। संजीव, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे मजाक ही तो समझेंगे लोग। एक ड्रग एडिक्ट को पागल से कम नहीं समझा जाता, और एक पागल मुझ जैसे रिप्यूटेड डॉक्टर के ऊपर उंगली उठाए तो लोग क्या यकीन करेंगे? ये फालतू का टेंशन लेना छोड़ दो। और हाँ, अगले 10 दिन के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। 10 दिन के लिए? पर क्यों? क्योंकि हम अगले 10 दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग वेकेशन पे जा रहे हैं। वेकेशन? अब तुम जल्दी से सामान पैक करो, मैं बस मार्केट जाके 1 घंटे में
तुम्हें मैं पिकअप करता हूँ। ओके। मैं तब तक सारे सबूत मिटा देती हूँ। मैडम, ये सामान जहां भी लेके जा रही मैं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां मैं आपको भेजने वाला हूं ना, वहां पर सिर्फ यूनिफॉर्म चलती है। लेके चलो। इस खुशी में फोन बंद कर रखा है इसने। What's wrong with you, शीला? फ्लाइट मिस हो जाएगी। कहां रह गई थी तुम? अरे कुछ बोलोगी तुम? अभी उड़ने का नहीं, तो जमीन पर उतरने का वक्त आ गया डॉक्टर नायक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप तो उनका पूरा क्लिनिक संभालती थी ना? जी। आप जानती हैं कि आपके जो डॉक्टर नायक हैं, वो एक कॉलेज के बच्चे का सहारा लेकर अपने पेशेंट्स को लूटा करते थे। वो पेशेंट्स जो अपनी जिंदगी में सुकून पाने के लिए उनके पास आया करते थे और वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया करते, और वो बेचारे पेशेंट्स जीने से ज्यादा मरना आसान समझते थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप मिस्टर एंड मिसेस ईरानी को तो जानती होंगी। आपके डॉक्टर ने उनका ऐसा इलाज किया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। लेकिन ठीक है, अगर डॉक्टर नायक ने कुछ बुरा किया है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी किया है। मिस्टर महादेवन, जिन्होंने अपनी कंपनी में फ्रॉड किया था, वो पकड़े गए। अब उनको उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, उनके साथ तो यही सही था। दोनों हस्बैंड वाइफ फ्रॉड जो थे। मिस शीला, वो दोनों फ्रॉड थे, ये आप कैसे जानती? वो तो मैंने गलती से उनकी बातें सुन ली थी। इंस्पेक्टर साहब, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम सो सॉरी। अभी आप दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। इंस्पेक्टर, आप प्लीज मेरी बात मानिए। ये मेरा प्लान नहीं है। रोहन की तरह मुझे भी फंसाया है डॉक्टर नायक ने। डॉक्टर नायक, योर गेम इज ओवर। रोहन ने आपके सारे कच्चे चिट्ठे हमारे सामने खोल के रख दिए। क्या सबूत है इंस्पेक्टर साहब आपके पास कि मैंने ये सब किया है? और कौन मानेगा उस लड़के की गवाही को? मैं ना चुटकी में उसे पागल साबित कर सकता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट इट, वो जो है ना ड्रग एडिक्ट है। और किसकी गवाही लाएंगे आप? हैं? दो प्लेयर हैं आपके पास, मिस्टर एंड मिसेस महादेवन, लेकिन वो भी मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो वो भी जेल जाने से बच नहीं पाएंगे। मिस्टर नायक, सारी गलतफहमी अगर यहीं दूर हो जाए तो बेहतर होगा, आपकी भी और हमारी भी। पांडे, लेकर आओ। डॉक्टर नायक, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे कुछ कहना चाहती है। बुलाओ। बोलना स्टार्ट करेंगे आप? सर, मैंने पिछले 6 महीनों से जानती हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सारे पैसों का लालच दिया। काम आसान था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। मुझे बस एक मिस्ड कॉल देनी होती थी, 4 अंक की। लैंडलाइन अभी भी चल रहा है, मैं देख कर आती हूँ। उसके बाद सामने वाला नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर देता था रोहन के फेक अकाउंट में, और पैसे ट्रांसफर होने के बाद रोहन के फेक नंबर पे मिस कॉल देता था, और उसके बाद रोहन हमारे बताए हुए जगह पे पैसे ड्रॉप कर देता था। ये वैसे भी कई सालों से दिल्ली में रैकेट चला रहे थे। पकड़े जाने के डर से इन्होंने
पहले से मुंबई अपना बेस बना लिया। रोहन इनका पेशेंट था, ड्रग एडिक्ट था वो, और ये बात ये जानते थे कि वो ड्रग के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। मिस्टर नायक, आई एम श्योर कि इतना कुछ सुनने के बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा नहीं। एक डॉक्टर और मरीज के बीच में ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, विश्वास का रिश्ता, खासकर हमारे साइकियाट्रिस्ट के साथ। जब तक हम उसे अपने मन में झांकने नहीं देंगे, अपने मन के सच नहीं बताएंगे, वो हमारी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कैसे करेगा? पर दुनिया में डॉक्टर नायक जैसे लोग भी हैं जिनकी करनी को देखकर सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर से ही नहीं बल्कि इंसानियत के ऊपर से भी विश्वास उठ सकता है। जहां एक तरफ डॉक्टर नायक जैसे क्रिमिनल्स हैं तो दूसरी ओर इंस्पेक्टर कांबले जैसे ईमानदार और काबिल ऑफिसर्स हैं, और ऐसे काबिल ऑफिसर्स हमेशा ही ऐसे क्रिमिनल्स का खेल खत्म कर देते हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने डॉक्टर संजीव नायक और शीला ठाकुर को लोगों को ब्लैकमेल करने और आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 306, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी और एक्सटॉर्शन के लिए सेक्शन 383 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। रोहन को इन दोनों की मदद करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। मिस्टर महादेवन को अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 418 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। ब्लैकमेलिंग एक नेवर एंडिंग क्राइम, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। याद रखिए, जो आज आपको ब्लैकमेल कर रहा है कल फिर करेगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैकमेल करना बंद ही ना करे। डरिए मत, खुद को मजबूर मत बनाइए, खड़े होइए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। सबसे पहले पुलिस के पास जाइए। जब आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती है तो आप एक तरीके से पुलिस की मदद करते हैं। हम सबको खड़ा होना है, हम सबको एक नारा लगाना है, हम सबको पुलिस की मदद करनी है, क्योंकि हम सब जब ऐसा करेंगे तब ये शहर एक क्राइम फ्री शहर बन जाएगा। दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं, हम आज करेंगे, हम अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।